अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने बीजेपी से संपर्क की बात को नकार दिया है। औरंगाबाद से सांसद हैं अभय कुशवाहा। सम्राट चौधरी से अभय कुशवाहा मिले थे और इसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि अब उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया है और आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी राज्य का, किसी भी दल का कोई भी सीएम हो, तो किसी दल के सीएम नहीं होते, वो सब राज्य के होते हैं जी। हम विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, उसके भी सीएम वही है। ये सीएम अपने क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए अगर कोई मिलने जाता है, कुछ बात किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कहीं किसी इधर से उधर जाती है। और तो कहेंगे पूरी जानकारी रखने के बाद ही इस तरह का नियम प्रकाशन में आना चाहिए। अभय जी, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं, थोड़ी सी आवाज आपकी जरूर ब्रेक हो रही है, लेकिन जिस तरह से अभी पूरे देश में, चाहे वो टीएमसी का उदाहरण ले लो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार का उदाहरण ले लो, तो ऐसे में जब आपकी सम्राट चौधरी से मुलाकात होती है, बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, उसके बाद इन कयासों को और बल मिलता है। होती नहीं है, टाइम मांगते हैं, टाइम मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी हमने टाइम मांगा मिलने के लिए, कहा कि किस काम के लिए मिल रहा है। मैंने काम लिख करके दिया कि 139 रोड है, दो पूरा मौत का कुआं बन गया, उससे तो प्रधानमंत्री जी उनको नहीं बुलाए। सीएम मैंने लिख कर दिया, फोन लिखाना पड़ता है, फोन पर लिखा है सीएम हाउस में कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। तो टाइम मिला हमको, हमारी जो मैं कार्यालय में 5 बजे बैठे पे था, 5 बजे के बाद में सूचना मिली कि 7:30 बजे आप आ जाइए। 7:30 बजे मैं जाकर के मिला, जो हमारी समस्या है तो मैंने वहां पढ़ दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि एक जो हमारा रोड है कभी हुआ करता था, छत्रबंदा देव औरंगाबाद को जोड़ने वाली रोड, जो विभाग के अधीन करीब 12-14-15 किलोमीटर होता है। हमने कहा कि वन विभाग को कहीं बिहार सरकार दूसरे जगह दे और उसके एवज में आप रोड पथ को बनाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बनाएंगे। एक हमारा ऐसे तो एक है तो बदनपुर से वो गया की जाती है, ऐसे 101 ये से देव क्या उसके लिए मैंने दिया। तो अगर आप बोलेंगे तो वो लेटर भी आप फॉरवर्ड कर दूंगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं और इसीलिए जब आपसे हमने सोचा कि खुद आपसे कांटेक्ट करके इस बात को क्लियर कर लें कि आप आरजेडी में ही हैं या फिर जो खबरें चल रही हैं उनमें कोई दम भी है, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया है कि वो आप अभी भी आरजेडी में है और आपका बीजेपी से इस तरह का कोई भी संपर्क नहीं है और ना ही आप बीजेपी की तरफ इस तरह की कोई सोच रख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बड़ी खबर पटना से है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से आरजेडी प्रवक्ता थे। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने भी शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अपमानित होकर वो राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने बुरे दिनों में आरजेडी के साथ खड़े रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरजेडी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव वैसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। सुनिए मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है। हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता
के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभार वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। और मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद सियासत गरमानी थी और गरमाई भी। कांग्रेस ने इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो जेडीयू ने कहा कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है, बहुत जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होगी, ये तो शुरुआत है। तिवारी जी का निजी फैसला है, लेकिन सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े ही जिम्मेदार राजनेता थे, लंबे अरसे से पार्टी की सेवा कर रहे थे, फिरका परस्ती ताकतों से लड़ रहे थे। विषम परिस्थितियों में भी गठबंधन का और पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर राजद का शीर्ष नेतृत्व नए सिरे से विचार करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनको जोड़ने का प्रयास करेगा। मृत्युंजय तिवारी जी ने बेहद सही कदम उठाया है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी और बड़ी संख्या में पार्टी में टूट होनी है। यह तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व किसी को पसंद नहीं है, न जनता को न उनके पार्टी के लोगों को। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी एक समर्पित कार्यकर्ता रहे थे, उन्होंने आहत में आकर पार्टी को छोड़ दिया। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता थे और आरजेडी के बड़े ही जो है से सारे टीवी चैनलों पर, मीडिया में, सभी जगह जो है से पूरी मजबूती के साथ बात को रखने का काम करते थे, समर्पित भाव से काम करते थे। हम सब लोग आपस में जब एक साथ बैठते थे, डिबेट करते थे, तो विभिन्न मुद्दों को जो है से लेकर करके बातें होती थी और उस विषय पर जो है से बड़े आक्रामक और धारदार तरीके से रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे, उसके लिए वहाँ जो है से अगर सम्मान नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को उस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं मुझे लगती है कि रहनी चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी जी ने देर सवेर जो भी फैसला लिया है, बहुत ही उचित फैसला लिया है कि आरजेडी से सभी पदों से इस्तीफा देकर करके और पार्टी से इस्तीफा देने का। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या आपके लिए दरवाजा उनका खुला हुआ है? निश्चित तौर पे अगर मृत्युंजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे, अगर सही तरीके से, सही जो है से कह सकते हैं कि जो विकास परक व्यक्ति हो, समाज परक व्यक्ति हो, राष्ट्र परक व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत जो है से हम करेंगे। और गया जी से बड़ी खबर है, 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है 3 साल का मासूम। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के समानांतर जेसीबी से खुदाई हो रही है। बीडीओ, सीओ, डॉक्टर और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है। पटना से एसडीआरएफ टीम को बुला लिया गया है। गुरपा थाना क्षेत्र के रंगू नगर गांव की ये पूरी घटना है। तो गया जी से बड़ी खबर है, 30 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है और तस्वीर देखिए, इसी बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। 3 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। 30 फीट गहरा ये बोरवेल, 3 साल का बच्चा इसमें नीचे गिर गया। बच्चे को निकालने के लिए उसी के बाजू में समानांतर जेसीबी से खुदाई चल रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है। बीडीओ, सीओ, डॉक्टर और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुके हैं। पटना से एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। गुरपा थाना क्षेत्र के रंगू नगर गांव की यह घटना है। ये वो गड्ढा जिसमें बच्चा गिरा है। और एलन लिली मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एलन लिली, वहां पर फिलहाल क्या चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है या अभी एसडीआरएफ का इंतजार किया जा रहा है?
देखिए, बच्चे के सुरक्षित निकालने के लिए स्थानीय स्तर पर जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से बोरवेल की समानांतर खुदाई भी की जा रही है और बोरवेल के भीतर जो बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्थानीय स्तर पर हर संभव चिकित्सीय इंतजाम भी किया जा रहा है। मौके पर BDO, CO तमाम जो अधिकारी हुआ वहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, साथ ही एम्बुलेंस भी मौजूद है। प्रशासन और राहत दल पूरी तरह मुस्तैदी से बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। वहीं जो पटना से जो NDRF की टीम जो है वो रास्ते में है, गया पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि ये बोरवेल के समीप जो है बच्चे की माँ और पिता जो है वो खटिया बिछा रही थी, तभी बगल में जो बच्चे है 3 साल का बच्चा जो है वो वहाँ पर अचानक गिर गया। हालांकि यह बोरवेल कब का था, कैसे था, कितना फीट गहरा है, ये अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि घटना जो है अभी की ये घटना है। फिलहाल मौके पर सारे अधिकारी जो वो मौके पर पहुंच गए हैं और बच्चे को सकुशल बाहर निकालने। ये हादसा कितने बजे हुआ है और कितना वक्त इसको गुजर गया? देखिए, बताया जाता है कि यह घटना जो है 8 या 8:30 बजे के बीच में है और लगभग 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। इसी लेकर के जो स्थानीय जो प्रशासन वो अचानक वो अलर्ट मोड पर आई है और तुरंत घटनास्थल पर मौके पर पहुंची है और स्थानीय जेसीबी मशीन की मदद से उसकी समानांतर जो है वो खुदाई की जा रही है। बताया जाता है कि यह जो बोरवेल है लगभग 100 फीट गहरा है और यह बताया जाता है कि ये नल जल योजना को लेकर के कई दिनों पहले जो है इसको खुदाई किया गया था और वही बोरवेल जो है वहाँ पर मांझी टोला है, वहाँ पर खुले में मतलब कि वो छोड़ दिया गया था और यही वजह है कि जो बच्चा जो है 3 साल का बच्चा जो है वो वहाँ पर खेलते खेलते गिर गया। और इसकी सबसे बड़ी लापरवाही उसकी माँ और बाप के भी है, क्योंकि बोरवेल के बगल में ही वो सोने के लिए खटिया बिछाया जा रहा था और बच्चे के हाथ में जो है वो मोबाइल भी था। मोबाइल देखते देखते जो है वो बच्चा जो है वो बोरवेल में गिर जाता है। तो कहीं कहीं की लापरवाही भी सामने निकल कर आई है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से पूरी कार्रवाई कर रही है। जी, ये जो बच्चा है, जब हम लाइट से इसको बोरवेल में देख रहे हैं, क्या वो दिख पा रहा है हमें? बोरवेल से देखने के लिए बच्चा भी उसमें किसी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले जो प्राथमिकता है ऑक्सीजन पहुंचाने का, ऑक्सीजन भी मंगाया गया है और अंदर दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो पटना से जो NDRF की जो टीम आएगी उसके बाद जो है वो ऑन कैमरा के माध्यम से वो बच्चे को देख पाएगा। फिलहाल अभी तक किसी का तरह से पता नहीं चल पाया है कि बच्चा किस हालात में, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो कहा जा रहा है कि बच्चा अभी सुरक्षित है और उसे निकालने के लिए हर संभव प्रयास जो है स्थानीय स्तर पर जो किया जा रहा है। एलन लिली, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और इस दुखद घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 इन सवालों को पूछ रहा है और भावुकता के साथ ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 30 फीट गहरा बोरवेल खुला कैसे रह गया था? प्रशासन ने खुले बोरवेल को बंद क्यों नहीं कराया था? अगर कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होती है? इस बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की कोशिशें तेज हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी ये दुआएं कर रहा है कि ये बच्चा सकुशल बाहर निकल सके और अपने माँ बाप से फिर से मिल सके। लेकिन जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, इस लापरवाही से सबको सबक लेने की जरूरत है। बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है और इस तरह के जो गड्ढे हैं उनको प्रशासन से बोलकर, उनको आगाह कर, उनको सूचना देकर, उन पर दबाव बनाकर इस तरह के बोरवेल या गड्ढों को बंद कराने की भी जरूरत है। और किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने विवादित बयान दिया है। मोहम्मद जावेद ने कहा कि संस्कृत बाहर से आई भाषा है, हिंदी और उर्दू देश की भाषा है। ये उनका विवादित बयान। उन्होंने कहा है कि जो संस्कृत है वो बाहर से भाषा आई और जो हिंदी और उर्दू है वो भारत की जुबान है, भारत की भाषा है और संस्कृत को लेकर ये उन्होंने विवादित बयान दिया है। तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये जरूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज को ऐसे हम खत्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी जबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम खत्म नहीं होने। और किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने संस्कृत को देश के बाहर की भाषा बताया। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। एनडीए ने कांग्रेस सांसद पर जोरदार हमला बोला और आरजेडी इस मुद्दे पर कन्नी काटती नजर आई है। जनाधार खत्म हो गया है तो उनके सांसद भी लगता है ड्रेल हो गए, क्योंकि जिस तरह से संस्कृत के बारे में वो बोल रहे हैं एक विदेशी भाषा है,
तो उनको इतना समझ में आना चाहिए कि संस्कृत ही इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, पांडुलिपि में है। तो संस्कृत का इतना महत्व है, ये कांग्रेसी को समझ में नहीं आता है। कांग्रेसी का तो जनाधार ही शुरू में संस्कृत था, अब उसी के खिलाफ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ड्रेल हो गए। मुझे लगता है कि सांसद किशनगंज को जाकर थोड़ी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आज वो बिना जानकारी के जिस संस्कृत भाषा को विदेश की भाषा कह रहे हैं, संस्कृत भाषा का इतिहास 3500 वर्ष पुराना रहा है। माननीय सांसद किशनगंज को अपनी जानकारी और संपुष्ट करनी चाहिए और तब संस्कृत भाषा पर कोई कमेंट करना चाहिए। संस्कृत भारत की एक प्राचीन भाषा है और जहां तक किशनगंज के सांसद का सवाल है, उनकी राय जो संस्कृत भाषा पे है ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी। उनकी मांग है कि उर्दू उनके कॉलेज में पढ़ाया जाए। लोकतंत्र है, मांग रखने का अधिकार है, उन्होंने मांग रखा है और सरकार को मानना भी चाहिए। उर्दू अच्छी भाषा है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत देश की प्राचीनतम भाषा है। हिंदू, उर्दू और संस्कृत आपस में जुड़े हैं। भाषाई विवाद पैदा करने से पहले वो भाषा का इतिहास जान लें। हिंदी साहित्य और सूफी साहित्य को जो जोड़ा, यही तो हमारी तहजीब जो हिंदुस्तान के उसका परिचायक है। इसलिए भाषागत विवाद पैदा करना, अरे उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये अनुनाश्रय संबंध है। बहुत सारे शब्दों का जो हिंदी से जुड़ा रहा है वो उर्दू में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए भाषागत विवाद पैदा करना से पहले भाषा का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।